बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी वो सम ऑफ डिजिट मेथड थी। ऐसे ये हमने फोर्थ मेथड पढ़ लिया था, सम ऑफ डिजिट मेथड। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में सीखेंगे। जब सारी टर्म्स सीख लेंगे फिर इंशाल्लाह आपको मैं जनरल एंट्रीज पर ले जाऊंगा और अकाउंट्स में ले जाऊंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। भाई डेप्रिसिएशन जो है ये हमने कब चार्ज करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, ठीक हो गया। अच्छा, इफ एसेट इज आइडल एंड नॉट बीइंग यूज्ड, कहता है कि आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। कहता है कि जितने साल के लिए एसेट की लाइफ होगी आपने डेप्रिशिएट कर देना है। इफ द एसेट इज आइडल एंड नॉट बीइंग यूज, बेशक एसेट इस्तेमाल हो या ना हो, ठीक है, वो डेप्रिशिएट आप चार्ज करते रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, मान लो वो कह रहा है 3-5 साल लाइफ है, उनमें से 1 साल तो एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो भाई हम 5 साल भी करेंगे। हाउएवर अंडर यूजेज मेथड, ये एक्सेप्शन आ गई अब, ठीक है। इसका मतलब प्लांट मशीन बेकार पड़ी हुई है, इस्तेमाल में नहीं है, तो क्या डेप्रिशिएट नहीं होगी कि होगी? फिर भी होगी। ये पहली वाली बात अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरी वाली बात, ये एक्सेप्शन आ गई। अंडर यूजेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सम ऑफ यूनिट मेथड, कहता है यूनिट मेथड के अंदर एक्सेप्शन है। डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी जीरो व्हाइल देयर इज नो प्रोडक्शन। कहता है प्रोडक्शन मेथड में अगर प्रोडक्शन नहीं की तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करनी। और लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती क्योंकि लैंड की जो जिंदगी है वो क्या है? इनडेफिनिट। तो याद रखना लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। R1 में थोड़ी सी हो जाएगी, इंट्रो में नहीं होगी। R1 में थोड़ी सी हो जाएगी, इंट्रो में नहीं होगी। तो इंट्रो में याद रखना है कि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। क्यों? उसकी यूजफुल लाइफ ही नहीं है। यूजफुल लाइफ होगी तो हिट तो डेप्रिशिएट होगी। देन अच्छा, अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन किस डेट से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे? डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज फ्रॉम द डेट एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। एसेट इज अवेलेबल, ये बात याद रखनी है। एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ लिया करता है एमसीक्यू में। भाई डेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, नॉट डेट व्हेन वी एक्वायर्ड द एसेट, व्हेन वी परचेज द एसेट। ये बात याद रखनी है। डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करेंगे? जब एसेट खरीदा, जब एसेट इस्तेमाल के काबिल हुआ। और बोलो ना इस्तेमाल का, हाँ, दिस मे बी अर्लियर देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू यूज, ठीक है। yes, अच्छा जी, एंड ऑफ डेप्रिसिएशन। द डेप्रिसिएशन इज नो मोर चार्ज व्हेन एसेट इज डी रिकॉग्नाइज और डिस्पोज ऑफ। डी रिकॉग्नाइज और डिस्पोज ऑफ का मतलब यह है एसेट जो है हमारे अब इस्तेमाल में नहीं रहा या एसेट को हमने बेच दिया। एसेट इस्तेमाल में नहीं रहा या एसेट को बेच दिया, तो जब एसेट हमारे से जुदा हो गया, चला गया, तो अब हम उसकी डेप्रिशिएट भी चार्ज नहीं करेंगे। बात समझ लगती है? चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14। जल्दी से 2 एग्जाम्पल अभी देख लो, जल्दी से अभी भी। जी बच्चों पढ़ लिया? अच्छा, पहले वाले में कोई परेशानी? भाई द ऑफिस प्रॉपर्टी कॉस्ट 5 मिलियन ऑफ विच लैंड वैल्यू इज 2 मिलियन। कहता 5 मिलियन में से 2 मिलियन तो लैंड है, तो भाई लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 3 मिलियन, तो बिल्डिंग 3 मिलियन की और बिल्डिंग की लाइफ 50 ईयर है, तो 3 मिलियन को 50 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो 60,000 बिल्डिंग की डेप्रिशिएशन आ जाएगी, जबकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगली एग्जाम्पल ये है कि हमने डेप्रिशिएशन चार्ज कब से करनी है और एंड कब करनी है। एन एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज। एक एंटिटी ने अपनी बिल्डिंग बनाई अपने रहने के लिए, काम करने के लिए। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड। भाई बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई? 1 जुलाई 2008 को। एंड ऑक्यूपाइड ऑन 1 सितंबर 2008। मतलब क्या?
भाई 1 जुलाई 2008 को बिल्डिंग बन गई, लेकिन हम बिल्डिंग में कब इन हुए, हमने बिल्डिंग में कब रहना शुरू किया? 1 सितंबर को। ऐसे मुझे बताएं, बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज 1 जुलाई को थी या 1 सितंबर को थी? इसका मतलब कह सकता हूँ 1 जुलाई को बिल्डिंग बन गई तो 1 जुलाई को ही वो अवेलेबल फॉर यूज थी, अवेलेबल फॉर यूज थी। अगर ये 1 जुलाई को अवेलेबल फॉर यूज है तो 1 जुलाई से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। भाई सितंबर को रहे हैं, अगस्त को रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को रहे हैं या ना रहे, वो तो भाई हमारी मर्जी है ना। क्या ख्याल है? बिल्डिंग तो बन चुकी हुई है तो अवेलेबल फॉर यूज है, हम यूज करें ना करें इसका डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डेप्रिसिएशन किस डेट से स्टार्ट करेंगे? व्हेन एसेट इज रेडिली अवेलेबल फॉर यूज। आगे, द एंटिटी यूज द बिल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम, एंटिटी ने वो बिल्डिंग लंबे समय तक इस्तेमाल की थी, बट देन ड्यू टू एक्सपेंशन इन बिजनेस, एंटिटी ने सोचा यार ये वाली बिल्डिंग छोटी पड़ रही है, ये वाली बिल्डिंग जो हमने 1 जुलाई को बनाई वो ये वाली बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग छोटी पड़ रही है। एंड इट डिसाइडेड ऑन 1 जुलाई 15 यानी कि तकरीबन 7 साल बाद डिसाइड किया, शिफ्ट टू अ न्यू रेंटेड प्रेमिसेस, हम एक किराए की बिल्डिंग में चले जाते हैं, किराए की लैंड में चले जाते हैं। द एंटिटी शिफ्टेड टू न्यू प्रेमिसेस ऑन 1 अगस्त 15 और हम 1 अगस्त 15 को अपनी 1 जुलाई ये वाली बिल्डिंग छोड़ के चले गए। एंड डिस्पोज ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग को क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि बेच दिया। कब बेचा? ऑन 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब मैं बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन किस डेट से किस डेट तक चार्ज करूंगा? 1 जुलाई 2008 से लेके 31 दिसंबर 2015, क्योंकि इस डेट तक बिल्डिंग मेरे पास रही। तो यहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ लगती है मेरी? तो इसमें हमने ये सीखा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज। भाई डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज क्या आ सकता है? हो सकता है शुरू में हम स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, बीच में हमारा प्रोग्राम बदल जाए। एसेट है 5, एसेट की लाइफ 10 साल है, 5 साल बाद ख्याल आया नहीं यार स्ट्रेट लाइन मेथड इतनी अच्छी डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा लेते हैं। मेरी बात समझ आई? या हम यूनिट प्रोड्यूस मेथड लगा लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे? चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। भाई मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस में चले जाऊं या मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में चले जाऊं, क्या ये मेरी मर्जी होगी? नहीं, मेरी मर्जी तो होगी पर मेरी बहुत ज़्यादा मर्जी नहीं होगी, वरना हम अपनी मर्जी के चक्करों में अकाउंटिंग को मैनिपुलेशन पे ले जाएंगे, मैनिपुलेट करते रहेंगे, अकाउंटिंग को अपनी मर्जी के लिए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे जाऊँ, रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे जाऊँ, ये मैं बिल्कुल अन्यवा नहीं जा सकता। ऐसा कब करूँगा? ये कब परमिजिबल होगा? ओनली इसकी इजाज़त तब होगी अगर मुझे लगे कि मेरी शिफ्टिंग ऑफ मेथड से फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट आएगा फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी कि मेरे इस चेंजिंग से फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट आएगी फाइनेंशियल पोजीशन में। बात समझ आई? जब कन्वर्जन करना है, मान ली मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जा रहा हूँ, जब भी कन्वर्जन करनी है, जिस ईयर से कन्वर्जन करनी है, क्या करना है? उस ईयर की क्या करना है? कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। क्या करना है? कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है। द कैरिंग अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कमेंसिंग विद द पीरियड इन विच द चेंज इज मेड। कहते हैं कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर डिवाइड करेंगे। कब? जब आप ओल्ड से न्यू मेथड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कैरिंग अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कब करना है? कमेंसिंग मीन क्या होता है? स्टार्ट। ऐसा कब करेंगे? स्टार्ट विद द पीरियड इन विच द चेंज इज मेड। कहता है उस डेट से आप ऐसा करेंगे जिस डेट पर आप मेथड चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2001 को एयर लिमिटेड ने एक एसेट परचेज किया 10,000 का। रेजिडुअल वैल्यू तो है ही कोई नहीं, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल।
और एंटिटी क्या इस्तेमाल कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है। बात समझ लगती है? अच्छा जी, 1 जनवरी 2003 कितने साल बाद? 2 साल बाद। ये जनवरी 2003 का स्टार्ट है, 2 साल बाद 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, 2 साल बाद एयर लिमिटेड को रिकंसीडर द यूज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, और उसने रिकंसीडर किया और कंक्लूड क्या किया कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कोई मसला नहीं है, चेंज किस डेट को लेकर आए, 2003, तो ठीक है 2003 की कैरिंग अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान, ये देखें हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 10,000 ऐसी है, और ये था 1 जनवरी 2001, फिर आया होगा 31/12/2001, डेप्रिसिएशन कैसे ये होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आई, 1000, ये 1000 आ गई मेरे पास, आ गई। फिर आई 31/12/2002, स्ट्रेट लाइन है तो अगेन 10,000 के ऊपर 10 डिवाइड किया, 1000 डेप्रिसिएशन आ गई। अब जब 1 जनवरी 2003 आया, 31 दिसंबर 2022 कह सकता हूं, 31 दिसंबर 2022 का दूसरा नाम क्या है, 1 जनवरी 2003 इसका दूसरा नाम है, क्या ख्याल है, रात के 12 बजे, फिर 12:01 हुआ, 2023 आ गया, 3 आ गया, क्या ख्याल है, बात समझ लगती है। अब जब 2003 में ना, अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहा बल्कि 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आ गया, और आपको पता है अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाना है, अगर मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाना है तो क्या करूँ, मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भाई 10 में से 2000 माइनस करें तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 8000। कह सकता हूँ 1 जनवरी 2003 को ये मेरे पास WD भी आ गई 8000, बस ठीक है। अब मेथड बदल गया तो मेथड बदल देंगे। अब हम 31/12/2003 अब हम क्या करेंगे, 25% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 80,000। ओह 80,000 कैसे लिख दिया यार, 8,000 ठीक है। तो 8,000 का 25% जनाब क्या होता है, 8,000 का 25% क्या आ गया, 2,000 आ गया, डन। ये 2,000 इसमें से माइनस किया, पीछे क्या रह गया, 6,000 रह गया, और मुझे कहां तक जाना है, 2004 तक। फिर क्या आ गया, 31/12/2004, तो क्या करेंगे, 6,000 का 25%, आंसर क्या आया, 1500। तो 1500 माइनस किया तो कितना आ गया, 4,500, ये 4,500 WDV आ गई मेरे पास। इस तरह से करेंगे, ये है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, हमने डेप्रिसिएशन मेथड इस तरह से चेंज करना होता है। कोई बात समझ आई, इसको नोट कर ले जरा। जी बच्चों, भाई ये मेथड वही समझ लग गया। अगर हम डेप्रिसिएशन मेथड बदलते हैं तो बच्चों कुछ नहीं करना, पहले जो हुआ सो हो गया, पहले जो ये ब्लू वाला, पहले जो हुआ सो हो गया भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, नए तरीके से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है। तो जितने अरसे तक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली सो कर ली, नाउ टू ऑनवर्ड हम तौबा कर लेंगे और आगे से हम रिड्यूसिंग मेथड को फॉलो कर लेंगे, सही। अच्छा, अब एक और बढ़ते हैं भाई। हमने सोचा था एसेट की जिंदगी होगी 10 साल, एसेट की जिंदगी कितनी होगी, 10 साल। तो चेक करें, मैं 10 सालों पर डिवाइड करता रहा,
फिर हमने 3 साल बाद सोचा नहीं यार जिंदगी इसकी इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी हमने अच्छी सोच ली थी, ये 10 साल नहीं है, इसकी जिंदगी से 6 साल है, तो कोई मसला नहीं है। अब 6 साल रहेगी भाई, 2 साल तो हमने डेफिसिट कर लिया ना भाई, अब रिमेनिंग 4 और कर देंगे बस। क्या बात समझ लगती है मेरी? इसी वाले एग्जांपल को बदल दूं इस पे कि नहीं कर दूं? और बोलो नहीं कर देते, चले नहीं कर देते। अब क्या है हमारा कॉन्सेप्ट अब की बात भाई, रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। हमने सोचा, हमने क्या सोचा बच्चों? अच्छा मैं अपनी वाली एग्जांपल करा दूं, आई क्या वाली आप कर लोगे? अच्छा हमने सोचा यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 10 ईयर। कितनी होगी? 10 ईयर। यूजफुल लाइफ होगी 10 ईयर। एक एसेट कितने का है? 12,000 का। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 2,000। ठीक है, ये वाली आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको अपनी वाली करवाता हूँ। एक एसेट की वैल्यू कितनी लेनी है जल्दी बताओ, टाइम नहीं हमारे पास। 50,000। भाई एक एसेट है वो 50,000 के, हमने कहा इस एसेट की जिंदगी कितनी है? भाई 10 साल है। कितनी है? 10 साल। भाई इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? भाई 5,000। भाई 5,000। बात समझ लगती है? चलो जी, अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। पहले साल ईयर 1 पर आए, ईयर 1 पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? बोलो बच्चों। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन कितनी आई? 4500 आ गई। एग्री करते हो? ईयर 2 आया, दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो सेम यही आएगा। कोई प्रॉब्लम? ईयर 3 में हमें होश आई। ईयर 3 में क्या आई? होश आई। यानी कि एट ईयर 3 वही जाग गए और हमने कहा नहीं 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 नहीं, जिंदगी 10 साल नहीं है, 6 साल है। और ये क्या 5,000 नहीं दे के जाएगा, इसकी रेजुअल वैल्यू कितनी है? 3,000 के 2,000 दे के जाएगा। और ये कब होश आई? तीसरे साल। और हम तीसरे साल पर आगे, हमने कहा पीछे हो जो हुआ सो हुआ, कोई टेंशन नहीं है। अब हम तीसरे साल की सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। करने कैसे हो देखने का भाई, जब तीसरे साल में डेप्रिसिएशन चेंज करूंगा, मेरी बात याद रखनी है। क्या रखनी है? याद। भाई आप सबसे पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? हाँ, जो भी चेंजिंग आनी है याद रखिएगा, फाइंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट में सारी के सारी चेंजिंग आनी है, ये बात याद रखिएगा। भाई कैरिंग अमाउंट तीसरे साल कितनी आई है? 50,000 में से माइनस करूंगा 9,000। आंसर कितना आया? 41,000। अब समझ लें ये 41,000 आपकी कॉस्ट है। लो जी, हो गया मसले हल। अब आ जाए जनाब आगे सबज वाले पे। ईयर 3 की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? कॉस्ट कितनी है? 41,000। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है अब? और जिंदगी कितनी है? 6 साल। तो क्या करूंगा? 2,000 डिवाइडेड बाय 6। आंसर कितना आया? हाँ भाई 39,000 डिवाइड बाय 6 क्या? 5,500। 6,500। और ईयर 4 में डेप्रिसिएशन क्या आएगी? सेम ही आएगी ना, 6,500। तो भाई ये इस तरीके से यूजफुल लाइफ में और रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ जाए तो इस तरीके से चेंज कैलकुलेट करेंगे आप। डन? पक्की बात? इसकी तस्वीर ले लो। जल्दी से तस्वीर ले लो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज़।